तो पार्ट 2 आर्थिक समृद्धि विकास और अल्प विकास। तो हम बिल्कुल डिफरेंट वे से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन कोचिंग की तरह। तो स्टेप बाय स्टेप में पढ़ रहे हैं डीपली, ना कि मेन शॉर्ट पॉइंट लेकर के डायरेक्ट क्लियर कर दिए। क्योंकि डीपली स्टडी करने से क्या होगा, अगर आप लोग को बेनिफिट यही होगा कि डीपली जैसे लगेगा कि हाँ आप कोचिंग में ही पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी बातें और उदाहरण एग्जाम्पल सब होते रहेंगे, ठीक है। तो समृद्धि और विकास, इसकी तुलना करना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक में हम पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़े थे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, यहाँ पे समृद्धि और विकास। और जबकि मैंने ये चीज भी बता दिया है इससे पहले, ठीक है। तो आप देखोगे अर्थशास्त्र वाले टॉपिक जितने उसमें समझ में आएगा। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, आर्थिक समृद्धि से तात्पर्य देश के उत्पादन में, प्रति व्यक्ति उत्पादन में समय के साथ साथ वृद्धि हुई हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर्थिक समृद्धि में। लेकिन इसके विपरीत मतलब इसके विपरीत यानी कि उल्टा, मतलब समझ गए ना कि आर्थिक विकास की संकल्पना अधिक व्यापक संकल्पना है। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ यह देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक व सामाजिक ढांचे में क्या परिवर्तन हुआ है। कहते हैं आर्थिक समृद्धि, तो आर्थिक विकास में क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि का पूरा पार्टी और प्लस गुणात्मक परिवर्तन। जैसे चलिए आर्थिक समृद्धि में पिछले भी वीडियो में पढ़ा है, आप आर्थिक समृद्धि समझिए, आर्थिक विकास। तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को इनडायरेक्टली आप लेकिन मैंने कहा ना कुछ ऐसी बातें आएगा जो जानना जरूरी होगा, क्योंकि सबके अपने अपने होते हैं कि कैसे क्या करना है। तो इसमें गुणात्मक पर दिया हुआ है कि आर्थिक में हो गया, चलिए आपने उसमें गुण जो दे दिया, लेकिन क्या कहते हो, आर्थिक समृद्धि में हो गया आपका, चलिए भाई ये टोटल सामान है लेकिन क्वालिटी ये नहीं है, तो क्वालिटी पे भी बल दे दिए ना, तो ये हो जाएगा क्या, आर्थिक विकास में आ जाएगा, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो देखिएगा ना, उसमें कंफर्म हो जाएगा। तो कहेगा हाँ, कुछ लोग कहेगा हर में पिछले वीडियो, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं इस रूप से देखने पर आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा लगातार गिरता जाता है। ये पिछले में पढ़ ही चुके हैं हम, ठीक है। जबकि उद्योगों, सेवाओं और व्यापार, बैंकिंग व निर्माण गतिविधियों का हिस्सा बढ़ जाता है। अब देखिए आर्थिक विकास में क्या क्या है, आर्थिक समृद्धि में सब लिया गया है, ठीक है। वो और आर्थिक विकास में क्या गया है, क्या आ गया कि प्राथमिक क्षेत्र जो है, आर्थिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र को घटाया जाए और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को बढ़ाया जाए, यही चीज है। तो द्वितीयक में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और तृतीयक में आपको सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें बढ़ता जाए तो यही आर्थिक विकास में आ जाएगा। कहते हैं इस प्रक्रिया के दौरान श्रम शक्ति के व्यवसायिक ढांचे में भी परिवर्तन होता है। तो व्यवसायिक इस प्रक्रिया में तो होगा ही व्यवसायिक ढांचे, जब क्योंकि जब ये दूसरा तीसरा बढ़ाएगा तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो कभी यहाँ कभी वहां कभी हर जगह अलग अलग चीज का होगा। और तो सेवा तो लोगों को प्रदान होगा ही, लेकिन प्राथमिकता को उसने घटा दिया, तो प्राथमिकता नहीं आएगा तो द्वितीय कहाँ से करेगा। तो वही चीज है, क्योंकि अब क्या सकते हैं, मैंने पहले भी कहा है प्राथमिकता मतलब आमलेट खाना है, अंडा ही नहीं होगा तो आमलेट खाएंगे कैसे, ठीक है। कहने का तो अंडा, तब कहेगा किसी और चीज का बना दो, तब क्या सकते हैं। तो द्वितीयक तृतीयक समझ गए ना। तो यही चीज है आजकल को जो सिस्टम जो है, जो इसी कारण जो परिवर्तन होते रहते हैं बार बार, क्या कहते हैं, विनिर्माण और संशोधन जो होते रहते हैं, इसी कारण में परिवर्तन होता है और उसकी दक्षता व उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब कहते हैं किंडलबर्गर ने ठीक कहा है, जहां आर्थिक समृद्धि का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होता है, वहां आर्थिक विकास का तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की तकनीकी और संस्थागत व्यवस्था में और वितरण प्रणाली में परिवर्तन होता है। अब देखिए इसमें इंक्लूड कर देना, तो यही चीज है। तो एक लाइन में आप समझ ही गए हैं, आर्थिक समृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। क्योंकि आर्थिक समृद्धि भाई उसके जो मेन पॉइंट्स है, जो डेफिनेशन को लेकर रखा है वो कहा गया है, लेकिन आर्थिक समृद्धि सामाजिक ढांचे सब कुछ देखना पड़ेगा, टर्सरी और सेकेंडरी पर ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। और 5% से 7% GDP हर वर्ष बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, सब कुछ देखा जाएगा, जो चीज पढ़ चुके हैं। कहते अधिक साधनों की व्याख्या करके और उनकी उत्पादकता को बढ़ाकर उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। परंतु आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साधनों की संरचना में परिवर्तन आना आवश्यक होता है।
और साथ ही साथ इसके आवंटन में परिवर्तन लाना होता है ताकि सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सके। मतलब जो चीज आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का डिटेलिंग हो चुका है, फाइनल कंक्लूजन निकल चुका है, उसी पे मुद्दा चल रहा है। अभी भी समृद्धि और विकास में समझा रहे हैं। तो इस समृद्धि और विकास में शॉर्ट में मैंने पहले भी बता दिया है, बार बार मैं यही कहूंगा कि ये चीज हम जान रहे हैं ताकि इनकी बात में कितना कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, क्योंकि हम काट नहीं सकते, क्योंकि महान आत्मा है, समझ गए ना। हाँ, प्राथमिक मतलब अंडा कहाँ से आएगा वो नहीं पता, लेकिन ऑमलेट बनाना है। ठीक है, अंडा पे जोर नहीं देना है, लेकिन डायरेक्ट ऑमलेट बनाना है। तो चलिए, इसी तरह जहां आर्थिक समृद्धि की जांच के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों पर गौर करना होता है, वहीं आर्थिक विकास का अनुमान मुख्य रूप से ढांचागत परिवर्तनों के आधार पर लाया जाता है। तो कहते हैं आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय नेशनल इनकम से संबंधित बातें पे जो है ये आंकड़ा को देखा जाता है। वहीं पे इसमें कहते हैं समाज का कैसा है, गरीबी तो नहीं है ज्यादा, मतलब समझ गए ना, गरीबी नहीं है, पढ़ाई लिखाई हर चीज देखा जाता है इसमें। तो हो गया आर्थिक विकास। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग पढ़िएगा ना, पार्ट 1 बाय मतलब जैसे पार्ट कोई भी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके पढ़िएगा तो आप समझ में जाइएगा कि क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, पिछले क्लास में क्या हुआ था। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्पेशल कोचिंग और नॉलेज तो हो ही रहा होगा सबको। ठीक है, अब कहते हैं किसी भी पिछड़े देश में अक्सर आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती है। और कोई कहता है किसी भी जैसे कहता है कुछ देशों में बराबर क्या होता है, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ कहते हैं। आर्थिक समृद्धि तो होगा, साथ साथ में आर्थिक विकास पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वहां में गुणात्मक के साथ साथ ले लिया उसमें, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह संभव है कि किसी देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो हो लेकिन अर्थव्यवस्था में कोई विकास न हो। ये भी जरूरी नहीं है अर्थव्यवस्था में कोई विकास न हो और राष्ट्रीय नेशनल इनकम वृद्धि हो। जैसे रॉबर्ट क्लावर ने लाइबेरिया के बारे में जांच की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वहां विदेशी फर्मों को रियायतों की बदौलत निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसके फलस्वरूप वहां की राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ है, निर्यात में जो बढ़ोतरी हुई है ना, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ है, वहां के राष्ट्रीय आय बढ़ी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो समझते होगे ना है? अगर किसी देश से अपने देश में आया तो अपने देश में इंपोर्ट हो रहा है, अपने देश का सामान किसी दूसरे देश में तो एक्सपोर्ट हो रहा है, आयात निर्यात। अपने देश से दूसरे देश में आना निर्यात और दूसरे देश से अपने देश में आना आयात। ठीक है, ठीक है, ढांचागत के साथ संस्थागत परिवर्तन हुए हैं। तो देश में होने वाली आर्थिक समृद्धि का फायदा सभी वर्गों को नहीं हुआ। इसे रॉबर्ट क्वालर बिना विकास की समृद्धि कहते हैं देश में आर्थिक समृद्धि से फायदा हुआ लेकिन अलग अलग वर्गों को, सभी वर्गों को नहीं हुआ है, तो उसे कहेंगे बिना आर्थिक। हाँ, रॉबर्ट क्वालर, अब इसने कहा है बिना विकास की समृद्धि, मतलब आर्थिक समृद्धि हुआ है। ठीक है, तो वही हुआ इनडायरेक्टली, तो वही तो कह रहे हैं कि अगर विभिन्न वर्गों में नहीं हुआ है तो उसको आर्थिक समृद्धि आप कह दीजिए, क्योंकि आर्थिक समृद्धि का डिफिनेशन ही यही है। ठीक है, गुणात्मक नहीं देखा है और सबको देख लिए सभी वर्गों के लिए तो विकास हो गया, और विकास सभी वर्गों में नहीं हुआ है तो बिना विकास की रॉबर्ट क्वालर क्या कर दिए, रॉबर्ट क्वालर ही है ना, हाँ रॉबर्ट क्लावर बिना विकास की समृद्धि कह दिया। ठीक है, अब कहते हैं विद्यमान परिस्थितियों में जहां अल्प विकसित देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कहता है जो देश अल्प विकसित है, अल्प विकसित कैसे होगा वो आप समझ जाइएगा, पिछले में दिया हुआ है, बार बार इसी कहेंगे लंबा वैसे ही हो जाता है। ठीक है, अल्प विकसित देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, साधन सीमित है और तकनीकी विकास की प्रक्रिया और पर विकसित देशों का प्रभाव है। तो ये तो स्वाभाविक है, तकनीकी विकास पर विकसित देश ही प्रभाव है, उसी का है। केवल आर्थिक समृद्धि के जरिए न तो गरीबी और बेरोजगारी का निवारण किया जाता है और न ही सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इस संदर्भ में इस बात को ध्यान रखना आवश्यक होगा कि यद्यपि आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि प्राप्त नहीं है तथापि जरूरी आवश्यक है। बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहता है जहां आर्थिक समृद्धि नहीं हुआ है तो आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता, और जहां आर्थिक विकास, अब यहाँ पे देखिए, जहां आर्थिक विकास हुआ है वहां पे आर्थिक समृद्धि 100% है ही, जहां पे आर्थिक समृद्धि हुआ है वहां पे आर्थिक विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आर्थिक विकास हुआ है तो आर्थिक समृद्धि होगा ही।
ठीक है, जैसे कहते हैं ना सभी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरीके से आर्थिक विकास जो है आर्थिक समृद्धि को निरूपित करता है, लेकिन आर्थिक समृद्धि आर्थिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसमें सभी वर्गों को देखना पड़ेगा, गुणात्मक देखना पड़ेगा, ये चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, अब कहते हैं जब तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, में तेज वृद्धि नहीं होगी, न तो उद्योग का न ही वित्तीय संस्थाओं व्यापारों व सरकारी प्रशासन इत्यादि का प्रसार हो पाएगा। बिना समृद्धि के व्यवसायिक ढांचे में परिवर्तन भी की कल्पना भी की नहीं जा सकती। ठीक है, कहते हैं बिना समृद्धि के व्यवसायिक, मतलब जब तक आर्थिक समृद्धि नहीं होगा तो व्यवसायिक संकल्पना आप कैसे कर सकते हैं कंसेप्ट, क्योंकि विकास होगा ही नहीं फिर। ठीक है, उसको लेंगे ही नहीं क्योंकि उसका डिफिनेशन ही अलग है। अब कहते हैं अधिकतर अविकसित देश आज के विकसित देशों के उपनिवेश रह चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आया, अधिकतर अल्प विकसित देश, जो विकसित नहीं है, अल्प विकसित देश। अब ये क्या है नहीं है, इसलिए क्या है, पार्ट बाय पार्ट देखिए। अधिकतर अल्प विकसित देश आज के विकसित देशों के उपनिवेश रह चुके हैं। आज जो देश विकसित है पूरी तरह, मतलब जो चीज उपलब्ध है, चाहो उपलब्ध, तो विकसित है, वो कह रहे हैं अल्प विकसित जो भी है वो उसके क्या है, उपनिवेश मतलब होता है गुलाम। याद रखिए, उपनिवेश मतलब क्या होता है, गुलाम। और उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है, जिसने गुलाम बनाया है। ठीक है, तो उपनिवेश रह चुके, यानी कि समझ गए ना, गुलाम। अब देखिए यहाँ पे हर जगह अलग अलग मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल उपनिवेश की चर्चा है, तो उपनिवेश नहीं तो गए तो टॉपिक कहीं और छिड़ जाएगा और बात कहीं और कितना लेंदी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अधिकतर विकसित देश आज के विकसित देशों के क्या रहे हैं, उपनिवेश रहे, यानी गुलाम रहे। ठीक है, भली अभी आजाद हो चुका है लेकिन रह चुके हैं। ठीक है, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए विकसित देशों ने इन देशों पर एक द्वैतवादी देखो, एक द्वैतवादी, ठीक है, एक द्वैतवादी आर्थिक ढांचा थोपा है। अब जो भी, जैसे देखिए ए है, ये देश है, ये बी देश है, और ए ने बी को क्या किया है, गुलाम बनाया था कभी, और ये अल्प विकसित है और ये पूरी सदैव विकसित है। ठीक है, तो वही कहते हैं अधिकतर अल्प विकसित देश क्या है, विकसित देशों के गुलाम रह चुके हैं। अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए विकसित देशों ने इन पर अपने ये जो है विकसित, ये विकसित जो है ये अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इन पे एक द्वैतवादी सिद्धांत, जो आर्थिक ढांचा मतलब थोप दिया है। इस द्वैतवादी आर्थिक ढांचे का मुख्य बात यह है, अब देखिए द्वैतवादी क्या है, दो क्षेत्र कहते हैं, विकसित और अविकसित, विकसित और अल्प विकसित। इन अर्थव्यवस्थाओं में जानबूझकर पैदा किए गए हैं विकसित क्षेत्रों से लाभ औपनिवेशिक शक्ति वाले राष्ट्र को तथा अल्प विकसित देश के कुछ चुने हुए लोगों को हुआ है, जबकि बाकी सारा राष्ट्र विकास से अछूता रहा है और गतिहीनता व विकास के गर्त में पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे क्या कहा कि एक द्वैतवादी कर दिया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बात, मतलब कहने का तात्पर्य नियम कानून बना दिए कि कुछ लोगों को इसमें फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पब्लिक रह रहा है इस देश में, जो अविकसित देश में, ठीक है, और जो औपनिवेशिक, औपनिवेशिक मतलब वही जिसने गुलाम बनाया है, मतलब बनाया था कहने का तात्पर्य, जिससे इसको लाभ हुआ है। ठीक है, और इसमें जो इसका जो कहते हैं ना, इसके मेंबर्स जो साथ देते हैं यार, इसको लेके कि भाई तुमको ये बेनिफिट होगा, तुमको ये बेनिफिट होगा, मैं तो मतलब जाते बजाते कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ और इसमें जो चीज करना है वो तो करके जाएंगे, जादू टोना। तो वही चीजें यहाँ पे कुछ नियम ऐसे बना दिए कि भाई ये सब करो, ये सब अच्छा होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो है तो वो चीज क्या कर रहे हैं, वो ले रहे अपने ऊपर, लेकिन यहाँ पे गरीब तो गरीब ही रहता है, मतलब उस हिसाब से उसको उसके लिए कुछ नियम नहीं बनाए हैं। ठीक है, और यही चीज कह रहे हैं। आप फिर से एक बार देख लीजिए, तो वही कहते हैं जहाँ विकास के गर्त में पड़ा हुआ है गतिहीनता। तो देख कहते हैं इस द्वैतवादी आर्थिक ढांचे की मुख्य बात यह है कि दो क्षेत्र विकसित और अविकसित इन अर्थव्यवस्था में जानबूझकर पैदा किए गए हैं। विकसित क्षेत्रों से लाभ औपनिवेशिक शक्ति वाले राष्ट्र को, विकसित क्षेत्रों से राष्ट्र औपनिवेशिक वाले राष्ट्रों को, और अविकसित देश के कुछ चुने हुए लोगों को। तो अविकसित देश के कुछ चुने हुए लोगों को तो समझ गए ना, कौन चुने हुए लोग में आते हैं, जो अधिकारी के पद पर, ये सब वही सब आते हैं अधिकतर, जबकि बाकी सारा राष्ट्र विकास से अछूता रहा है। कि विकास क्या होता है वो तो हमें पता ही नहीं भाई, क्या हो रहा है।
तो इसलिए कहते हैं सब चीज की जानकारी रखना जरूरत होता है, ठीक है, नहीं ज्यादा तो थोड़ा, ठीक है। और गतिहीनता व अल्प विकास की गर्त में पड़ा रहा है, तो समझ गए ना, यही चीज है। तभी मैंने कहा था कि आप जब कोई तो पूरा देखता नहीं है कोई भी चीज या समझता नहीं है, चाहे क्लास में हो, चाहे वो लाइव क्लास हो, ऑनलाइन कुछ भी हो, खट 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 भाई 2 मिनट में होना चाहिए, तो कहाँ से होगा कोई भी चीज। अब कहते हैं, देखिए ध्यान से, राजनीतिक उपनिवेशवाद। अब राजनीतिक उपनिवेशवाद का मतलब समझ गए ना, पहले ए ने बी को गुलाम बनाया, तो ए क्या हुआ, उपनिवेश, और बी क्या हुआ, उपनिवेश, और ए क्या हुआ, उपनिवेशवाद, ठीक है। और औपनिवेशिक शासन भी यही हुआ ना, अगर बी है, जैसे ये बी है, ठीक है, और इस बी के घर में एक ही मतलब एक ही बात चलता है, तो इसको बोलेंगे औपनिवेशिक ही शासन। यहाँ पे कौन सा शासन चल रहा है, औपनिवेशिक ही शासन चल रहे हैं, ठीक है। एक बार और डिटेलिंग कर देंगे, ठीक है। तो आप कहते हैं राजनीतिक उपनिवेशवाद। अब यहाँ पे जो राजनीतिक वर्ड लगा दीजिए, ठीक है, उपनिवेशवाद, जो पिछड़े देशों में द्वैतवादी संरचना के लिए उत्तरदायी या अब समाप्त हो चुका है। अब देखिए, राजनीतिक उपनिवेशवाद अब देश के अंदर होता है तो राजनीति, नहीं तो कहता है कूटनीति, ठीक है। तो वही कहता है घर के अंदर होता है राजनीति करता है, देश के बाहर गए तो कूटनीति अपना रहा है ये, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे राजनीतिक। तो राजनीतिक समझ गए, राजनीतिक उपनिवेशवाद जो पिछड़े देशों में द्वैतवादी संरचना के लिए उत्तरदायी था, अब समाप्त हो चुका है, अब वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। परंतु उसकी छाप अभी भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि भाई वो उसी की बात सुनेगा जो उसने बना के गया है, ये चीज वो उसे रखना ही है। कुछ अपना चेंज करने से पहले कितने परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो यही करंट है। मैंने कहा ना, इस मुद्दा को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, अभी करेंगे जब तक रिस्पॉन्स जब जैसे आने लगेगा ना, फिर बहुत अच्छा से आप फिर अपनी लैंग्वेज में जो समझाएंगे ना, उसका मजा ही कुछ और होगा। अभी भी अपने ही लैंग्वेज में समझाएंगे, लेकिन बुक की बातों को, ठीक है। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यह नितांत दुख का विषय है कि आधुनिक समय में जो भी आर्थिक समृद्धि हुई है, उसने जनसंख्या के एक बहुत बड़े अंश को छुआ तक नहीं है। जो आर्थिक समृद्धि हुआ है आज में, तो कहते हैं बहुत सारे जनसंख्या के छुआ नहीं है, तो आर्थिक विकास तो वैसे भी नहीं हुआ वहां पे, ठीक है। उदाहरण के लिए विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्व बैंक, ठीक है, उसके भूतपूर्व अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने अनुमान लगाया है कि 1950 तथा 1960 के दशकों में जो आर्थिक समृद्धि हुई, उससे विकासशील देशों की लगभग 40% जनसंख्या को कोई लाभ प्राप्त नहीं। मैकनमारा तो था, उसने कहा 1950 से 1960 के बीच में कि देश में जो भी है विकसित देशों में, उसमें 40% जनसंख्या को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो विकास तो वैसे भी नहीं हुआ, और आर्थिक समृद्धि हुआ भी तो जीडीपी ये सब चेक कर दिए, तभी तो होगा, जैसे जो नियम बना उसके बाद, ठीक है। यह स्थिति विकासशील देशों के लिए अत्यंत निराशाजनक है। इसलिए अब आर्थिक विकास की वैकल्पिक संकल्पना की जाती है, जिसे मूल आवश्यकता दृष्टिकोण कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, मूल आवश्यकता दृष्टिकोण, मतलब अपने नजरिए से देखते हैं ना, दृष्टिकोण किसका नजरिया है। इस संकल्पना में आर्थिक विकास को गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और आय असमानताओं के निवारण के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो लोग, उनके लिए प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि इतना महत्व नहीं रखती जितना उनकी परिस्थितियों का समाधान या निवारण। कहते हैं प्रति व्यक्ति में कितना आय हो रहा है वो तो आप देश पे कैलकुलेट करते हो। पिछले में भी बता दिया है कि मान लो 10 रुपया है प्रति व्यक्ति, मान लीजिए 10 रुपया है, और एक व्यक्ति, यहाँ पे 3 व्यक्ति है, 4 फैमिली है, मान लीजिए ऐसे समझ लें 3-4 है, यहाँ पे 1 2 3 4, और एक यही 10 रुपया कमा रहा है, बाकी 2 3 4 नहीं कमा रहा है, तो प्रति व्यक्ति 10 है तो 40 हुआ, मान लीजिए 40 है, तो यहाँ तो समझ जाएंगे कि भाई हुआ है प्रति व्यक्ति। लेकिन इस सब का निपटारा हुआ, चलिए ये 38 दे देते हैं, बाकी ये 5-5, तभी क्या हुआ, नहीं हुआ, और 40 पे मानते हैं। उदाहरण दे रहे हैं अभी ना, कितना हुआ ऐसे ले लेते हैं। यही चीज दिक्कत होता है कि पॉइंट्स हमको यहाँ समझा रहे हैं कुछ और, तो पॉइंट लेना है तो ऐसे समझिए फिर से। जैसे मान लीजिए 40 रुपये पे हो गया, और एक व्यक्ति ना 30 रुपया कमा रहा है, बाकी 4 व्यक्ति जो है 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति है,
बाकी ये 5 और 5 कमा रहा है, तो यहाँ क्या कहेंगे, आर्थिक समृद्धि देश का तो आप प्रति नेशनल इनकम पे तो ले लिए कि 40 है तो भाई हो गया, लेकिन क्या कहते हैं विकास में क्या हो जाएगा, ये नहीं आएगा ना कि गुणवत्ता में नहीं हुआ ना, क्योंकि इसका निवारण कीजिए ना, इसका निवारण अगर नहीं कीजिए, आप विकासशील तो हो गए, अब कह रहे हैं कि ये चीज को, लेकिन यहाँ कहाँ से विकास हुआ, ठीक है, सिर्फ आपका हो रहा है, बाकी तो पूरा देश की जब बात हो रहा है तो सभी का होना चाहिए, तो वही चीज कह रहा था, कहे ना अपने जब ये बुक को ऐसे रखो और फिर से डीपली तो होगा, वेट, ठीक है, प्रतीक्षा करें, ठीक है, अर्थात कुछ समझ के ही समझाया जाता है ना, जैसे कैसे कहाँ से कौन सा टॉपिक आता है, जैसे अभी मैंने क्लियरिफिकेशन किया, ठीक है, तो अपना अपना है कि आप मुद्दा समझिए क्या है, तो ये चीज आप हो गया, गुजर रहे हैं तो उसका कहते हैं परिस्थितियों का समाधान और निवारण, इन दोनों जो 5-5 रुपया कमा रहा है उसका, भाई ये भी 30-30 रुपया क्यों नहीं कमा रहा है, या 10 रुपया से ज्यादा क्यों नहीं कमा रहा है, ताकि समझेंगे हाँ चले, प्रति व्यक्ति अगर 10 है और 40 रुपया एक ही आदमी कमा रहे हैं, बाकी 30 रुपया एक ही आदमी कमा रहा है, बाकी 5-5 कमा रहा है, तो नहीं हुआ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं इस संदर्भ में पॉल स्टीटन ने उनके सहयोगी का यह कथन महत्वपूर्ण है, केवल समृद्धि के द्वारा चाहे उससे बेहतर वितरण अवस्था क्यों न हो जाए, मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए मूल आवश्यकता दृष्टिकोण में इस बात पर जोर दिया गया है कि वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाया जाए और उनका उचित वितरण किया जाए ताकि मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तो कह रहा है कि भाई कि आप वस्तुओं के वितरण को मतलब एक्सपेंड कीजिए, बढ़ाए दीजिए, और ताकि जितना भी आवश्यकता हो रहा है जिनका भी वो पूरा हो सके। तो यही चीज मैंने कहा था कि होता कुछ नहीं है, और पिछली आप अगर ये वीडियो इनकेस ना भी देखो ना, एक कोई कहता है ना होता कुछ नहीं है, कुछ जो भी हो, इन लोगों ने जो बात कहा उसको रख लिए मद्देनजर, तो इसीलिए कहते हैं पॉइंट्स देखो अब भगा दो, लेकिन कौन क्या बोलते हैं ये तो मुद्दा नजर में आए ना, चाहे दो ही बात समझे या समझे कि नहीं समझे, तो इसलिए नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2, अब यहाँ पे क्या होता है अपलोडिंग में दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कट करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जैसे अभी है अल्प विकास, ठीक है। अब ये सब भी मैंने शॉर्ट फॉर्म जो है, शॉर्ट में मैंने पूरा क्लियरिफिकेशन पॉइंट्स में दे दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है इनके अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है।